नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉवेल एक्सप्लोरर की इस दुनिया में। यहाँ मिलेंगी आपको मज़ेदार कहानियाँ जो दिल को छू जाए और दिमाग को घुमाए। इसलिए जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इन्हें असली व्यक्ति, जगह या घटना से ना जोड़ें। कृपया इन्हें सिर्फ कहानी के रूप में ही एंजॉय करें। चलते हैं कहानियों की दुनिया में। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले भाइयों सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद हाइप वीडियो नाम का फीचर आप सभी को दिख रहा होगा, तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और नई कहानियां ला सकें। संत बनना किसी के बुरा होने से बेहतर है, लेकिन इशिता रॉय ने तीखा जवाब दिया। इशिता रॉय, तुम किसे बुरा कह रही हो? अभिनेत्रियां भी आसानी से नहीं छेड़ी जाती। मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। फिर से कहो। इशिता रॉय का उग्र स्वभाव और इस अभिनेत्री का टकराव तुरंत ही दर्शकों में मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर गया। बस करो, हंगामा मत मचाओ, स्वाति अय्यर ने चिल्लाकर कहा। आखिरकार स्वाति अय्यर मनोरंजन उद्योग की एक बड़ी हस्ती हैं और उन्होंने एक ही वाक्य में इशिता रॉय और उस अभिनेत्री को रोक दिया। आसपास के अन्य लोग भी इकट्ठा हो गए। यह मूल रूप से एक एकांत कोना था, लेकिन अब यह आयोजन स्थल का केंद्र बन गया। अनन्या वैद्य, तुरंत श्री रजत राघवन से माफी मांगो, वरना तुम्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे, स्वाति अय्यर ने सभी के सामने सीधे कहा। रजत राघवन एक तरफ बैठे अपने हाथ में रेड वाइन को हिलाते हुए हल्के से बोले, स्वाति अय्यर, कोई बात नहीं, सुंदरता को डराने की जरूरत नहीं। अनन्या वैद्य, श्री रजत राघवन के साथ यह प्याला पी लो, ये सब एक गलतफहमी है, शालिनी मल्होत्रा ने फिर कहा। शालिनी दी, मुझे और मनाने की जरूरत नहीं, मैं ये प्याला नहीं पीऊंगी, अनन्या वैद्य ने दृढ़ता से कहा। इस समय इशिता रॉय अनन्या वैद्य के पास आए और बोली, वैद्य, चलो चलो, सुश्री अनन्या, मैं बस तुम्हारे साथ एक प्याला पीना चाहता हूँ। रजत राघवन अचानक खड़े हो गए और अपना ग्लास उठाकर दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। अनन्या वैद्य, ये तो बस एक प्याला है, इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया? पास में देख रहे एक पुरुष स्टार ने पूछा। हाँ, आज रात तो सब यहाँ पीने और नाचने आए हैं, जल्दी करो और श्री रजत राघवन के साथ प्याला पी लो। दर्शकों ने अनन्या वैद्य पर दबाव डाला। अनन्या वैद्य और इशिता रॉय दो खरगोशों की तरह थीं, जिन्हें भयंकर बाघों और चीतों के एक समूह ने घेर लिया था। और अनन्या वैद्य ने अपने होंठ सिकुड़े, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। ये तो बस एक प्याला है ना, वैद्य पी नहीं सकती, मैं उसके लिए पी लूंगी। इशिता रॉय ने मेज पर रखी रेड वाइन उठाए और उसे पीने वाली थी। इशिता, ये तुम्हारा मामला नहीं है, स्वाति अय्यर ने कहा। इस समय स्वाति अय्यर न केवल रजत राघवन के लिए थी, बल्कि अपने लिए भी। अगर यह मामला आज रात टल गया तो इस शकल में उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। अब चाहे सही हो या गलत, उन्हें अनन्या वैद्य को झुकाना होगा। इस समय अन्य हस्तियां भी अपने अपने फैसले ले चुकी थीं और मनोरंजन शकल में अपने विकास के लिए वे सभी इस समय स्वाति अय्यर के पक्ष में खड़े थे। रजत राघवन इस समय स्वाति अय्यर के रवैये से बहुत संतुष्ट थे और उन्होंने अनन्या वैद्य से कहा, सुश्री अनन्या, तुमने स्वाति अय्यर को नाराज कर दिया है। मैं स्वाति अय्यर को जानता हूँ, उनका गुस्सा बहुत भयानक होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम ये प्याला पी लोगी तो हम दोस्त होंगे और मुझे नहीं लगता कि स्वाति अय्यर तुम्हें परेशान करेंगी। वैद्य, अब हंगामा बंद करो और तुरंत स्वाति अय्यर और श्री रजत राघवन से माफी मांगो। हाँ, अब पी लो। अन्य लोगों की लगातार निंदा और दबाव के तहत अनन्या वैद्य इस समय डगमगा रही थी और वह कांपते हुए रेड वाइन का ग्लास लेने वाली थी। अनन्या वैद्य के समर्पण को देखकर रजत राघवन के होंठों के कोने अनायास ही ऊपर उठ गए, जैसे कि उनकी नज़रों में अनन्या वैद्य का उनके तालियों में खेला जाना समय की बात थी। इस समय एक असंगत ताली की आवाज़ गूंजी। फिर एक पुरुष की आवाज़ आई, क्या यही मनोरंजन उद्योग है? ये वाकई एक शानदार नाटक है, वाकई दुर्लभ। सबने पीछे मुड़कर देखा तो एक पुरुष उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। क्या तुम वाकई चाहते हो कि वह माफ़ी मांगे, या तुम चाहते हो कि वह इस भ्रष्ट घोषित नियम के सामने झुके? वह पुरुष भीड़ के बीच से सीधे अनन्या वैद्य के पास आया। पुरुष का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने के बाद अनन्या वैद्य और इशिता रॉय हैरान रह गईं कि यह रजत राघवन था। अनन्या वैद्य ने अपने हाथ में वाइन ग्लास छोड़ दिया। एक बार फिर रजत राघवन उस समय सामने आए जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। खट टूटने की आवाज ने न केवल सभी को जगाया, बल्कि किसी नियम को तोड़ने जैसा प्रतीत हुआ। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, स्वाति अय्यर ने अपनी आंखें संकुचित करते हुए कहा। नवी मुंबई में मैं जहां चाहता हूं वहां जा सकता हूं, रजत राघवन ने दबंग अंदाज में कहा। हीरो बनकर सुंदरी को बचाना चाहते हो? रजत राघवन ने कहा। तो पहले तुम्हें खलनायक बनना होगा। तो क्या तुम हो? हाँ, खलनायक। लड़कियों को मेरा खलनायक बनना सबसे ज्यादा पसंद है।
तो तुम्हें सोचना होगा मैं खलनायकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता हूँ। रजत राघवन की ओर देखा। रजत राघवन ने अपनी घमंड छोड़ दी। किसी कारण से इस तरह के युवा का सामना करते हुए वह हर जगह दबा हुआ महसूस कर रहा था। रजत राघवन ने बोलने के बाद सभी को नज़रअंदाज किया, लेकिन अनन्या वैद्य का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ चलो। अनन्या वैद्य ने इस समय कोई विरोध नहीं किया, बल्कि आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और रजत राघवन के साथ जाने वाली थी। तुम्हें लगता है ये कौन सी जगह है? जब चाहो आ जाओ, जब चाहो चले जाओ। स्वाति अय्यर क्रोधित हो गईं, लेकिन रजत राघवन को स्वाति अय्यर की बातें सुनाई नहीं दी और वह अनन्या वैद्य को पकड़कर स्वाति अय्यर के पास से चले गए। स्वाति अय्यर क्रोधित हो गईं और उनके कई अधीनस्थ हर कोने से निकल आए। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही स्वाति अय्यर आदेश देंगी, वे आगे बढ़कर रजत राघवन, अनन्या वैद्य और इशिता रॉय को रोक लेंगे। रजत राघवन ने अपने कदम रोके और कहा, क्या तुम बलराज राघवन या बलदेव सिंघानिया से सीखना चाहते हो? ऐसा लगता है कि उनमें से एक मर गया और दूसरा अक्षम हो गया। सभी को शायद रजत राघवन की बातें समझ में न आए हों, लेकिन नवी मुंबई में स्थानीय मालिक स्वाति अय्यर के लिए इसका अर्थ समझना असंभव नहीं था। इस समय स्वाति अय्यर का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने वाला व्यक्ति वही है जिसे वे नवी मुंबई में उपद्रवी कहते हैं। स्वाति अय्यर को थोड़ा पछतावा हुआ और इस समय वे रजत राघवन और अन्य लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकी। इस समय रजत राघवन ने मुड़कर रजत राघवन से कहा, हाय, जो खलनायक बनना चाहता है वह बाहर से आया है। आज रात नवी मुंबई का दृश्य अच्छे से देख लो और कल सुबह यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम अब से खलनायक नहीं बन पाओगे। रजत राघवन द्वारा धमकी दिए जाने पर रजत राघवन ने दांत पीसे और स्वाति अय्यर की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। ये देखा जा सकता है कि उसका सारा समर्थन स्वाति अय्यर से आता था और स्वाति अय्यर ने उनके परिवार से मदद मांगी थी, इसलिए वह इस आयोजन स्थल में मनमानी कर सकता था। लेकिन जब स्वाति अय्यर चुप रहीं तो वह हतोत्साहित हो गया। आखिरकार नवी मुंबई में उसकी कोई जड़ें या समृद्धि नहीं थी, और जिन सभी सितारों ने अभी अनन्या वैद्य की निंदा और उत्पीड़न किया था, वे पछताने लगे, क्योंकि यह व्यक्ति जो अचानक आयोजन स्थल में घुस आया था वाकई बहुत दबंग था और अनन्या वैद्य के साथ उसका रिश्ता स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं था। चलो, रजत राघवन ने फिर कहा। अनन्या वैद्य और इशिता रॉय आज्ञाकारी ढंग से रजत राघवन के पीछे चल दीं। इस समय आयोजन स्थल में बचे हुए लोग शर्मिंदगी में वहां खड़े थे, यह नहीं जानते कि आगे क्या करना है। आज की पार्टी यहीं खत्म, सब चले जाओ, स्वाति अय्यर ने पीले चेहरे के साथ कहा और चली गईं। इस समय भीड़ तितर-बितर हो गई, जैसे कि उन्हें राहत मिल गई हो। रजत राघवन ने उदास चेहरे के साथ शुरुआती अभिनेत्री को पकड़ा और उससे कुछ कहा। अभिनेत्री और रजत राघवन आयोजन स्थल छोड़कर होटल के एक कमरे में आए। स्पष्ट रूप से रजत राघवन ने रजत राघवन की बातों को दिल पर नहीं लिया, लेकिन आज रात उसे जो गुस्सा आया उसने उस अभिनेत्री पर निकाल दिया। इस समय स्वाति अय्यर इस 5 सितारा होटल में अपने निजी कमरे में आईं। स्वाति अय्यर ने जैसा कि कल्पना की गई थी, गुस्से में आग नहीं बबूला हुई, बल्कि खिड़की के पास खड़ी होकर रात के नवी मुंबई को देख रही थीं। लंबे समय बाद स्वाति अय्यर ने होटल को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद स्वाति अय्यर की सचिव कमरे में आए। वह फ़ोन परिवार का लड़का अब कहाँ है? स्वाति अय्यर ने कमरे में आई महिला सचिव से कहा। वह अपने कमरे में रिया शाह के साथ है। सचिव ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, उसे अभी भी यह मूड है। सचिव की रिपोर्ट सुनकर स्वाति अय्यर असंतुष्ट होकर बोलीं। सचिव ने कुछ नहीं कहा, बल्कि स्वाति अय्यर के निर्देशों की प्रतीक्षा की। जाओ और उसके लिए कल सुबह की फ्लाइट टिकट खरीदो, उसे वापस भेज दो। स्वाति अय्यर ने फैसला कर लिया था, नवी मुंबई उनका गढ़ है और अब नवी मुंबई की स्थिति बहुत अजीब है। पागल कुत्ता दीपक सक्सेना बूढ़ा हो गया था और अग्रवाल परिवार बहुत शक्तिशाली था, लेकिन विश ग्रुप का मजबूत हस्तक्षेप अब स्थिति को बहुत अजीब बना रहा था। स्वाति अय्यर खुद को इसमें शामिल नहीं करना चाहती थीं। बहुत सोचने के बाद स्वाति अय्यर ने उत्तर में कारोबार को स्थगित करने और छोटे रजत को पहले वापस भेजने का फैसला किया। स्वाति अय्यर को भी पता था कि छोटे रजत को इस तरह वापस भेजने से निश्चित रूप से फ़ोन परिवार नाराज होगा, लेकिन उन्हें इस बात का डर और था कि रजत राघवन छोटे रजत के साथ क्या करेगा, और इससे भी ज़्यादा डर था कि यह खुद को प्रभावित करेगा। रजत राघवन, अनन्या वैद्य और इशिता रॉय होटल से निकलकर कार में सवार हो गए। तुम यहाँ कैसे आए? अनन्या वैद्य ने पहले बोला। तुम्हें ढूंढने। मुझे निखिल ओबरॉय से पता चला कि तुम यहाँ हो। मैं इस होटल से गुजर रहा था और तुमसे मिलना चाहता था, रजत राघवन ने लापरवाही से कहा। वास्तव में रजत राघवन अभी नवी मुंबई लौटे थे और 2 दिन की ड्राइविंग के बाद रजत राघवन बहुत थके हुए और धूल भरे दिख रहे थे। अनन्या वैद्य ने सिर्फ सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं बोली। रजत राघवन, तुम आज रात बहुत शानदार थे, मैं वाकई तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ। लेकिन इशिता रॉय ने चमकती आंखों के साथ कहा।
रजत राघवन ने पीछे मुड़कर इशिता रॉय और अनन्या वैद्य को देखा और कहा, मेरी प्रशंसा मत करो, मुझे डर है कि कोई जलन करेगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अनन्या वैद्य ने बड़बड़ाते हुए कहा। रजत राघवन, आज रात मैंने तुम्हारी वैद्य की वजह से सकल में सभी को नाराज कर दिया, अब तुम्हें मुझे शरण देनी होगी, वरना मैं अपनी नौकरी खो दूंगी। इशिता रॉय ने दयनीय ढंग से कहा। तो विश में शामिल हो जाओ, मैं निखिल ओबरॉय से बात करूंगा, शर्तों के लिए तुम जो चाहो मांग लो, यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। रजत राघवन ने कहा। सचमुच तुम मुकर नहीं सकते? इशिता रॉय ने कहा। हाँ, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जो अपने वादे से मुकरता हो? रजत राघवन ने हंसते हुए सिर हिलाया। हाय, तो मैं पहले टैक्सी लेकर वापस जाती हूँ। इशिता रॉय ने बोलने के बाद दरवाजा खोलकर कार से उतरने वाली थी। वह अपने व्यवहारिक कार्यों से रजत राघवन को एक मौका दे रही थी। इशिता, अनन्या वैद्य ने अचानक इशिता रॉय का हाथ पकड़ लिया। रजत राघवन ने रियरव्यू मिरर से ये दृश्य देखा और मन ही मन आह भरी, कितनी जिद्दी औरत। इशिता, आज रात वैद्य के साथ रहो, मैं 2 दिन से ड्राइविंग कर रहा हूँ और अभी नवी मुंबई लौटा हूँ तो मैं थक गया हूँ। रजत राघवन ने बोलने के बाद कार शुरू की और सिद्धि विनायक टावर्स की दिशा में बढ़ गए। रजत राघवन की बात सुनकर दोनों को पता चला कि रजत राघवन नवी मुंबई लौटते ही अनन्या वैद्य को ढूंढने आए थे। ध्यान से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि रजत राघवन पूरे शरीर से थके हुए थे। अनन्या वैद्य इस समय पछतावा महसूस करने लगी, लेकिन जब उसने उस रात का दृश्य याद किया तो वह अपने होंठ काटकर सिर फेर लेती थी। इशिता रॉय ने अनन्या वैद्य की असामान्यता देखी और उसका हाथ पकड़ लिया। तीनों बिना एक शब्द बोले सिद्धि विनायक टावर्स पहुंचे। रजत राघवन की नज़रों के सामने वे कार से उतरे और चले गए। रजत राघवन ने असहाय ढंग से सिर हिलाया, फिर कार चलाकर चले गए। रात के 12 बज चुके थे और रजत राघवन आखिरकार अपने राघवन मैंशन पहुंचे। वह नहाना और शांति से सोना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने विला का दरवाजा खोला, तेज हैवी मेटल इलेक्ट्रॉनिक ध्वनियां सुनाई दी और समय समय पर चकाचौंध रंगीन रोशनी चमक रही थी। अंदर चमकीले रंग के कपड़ों में युवा पुरुषों और महिलाओं को देखकर रजत राघवन चौंक गया, पीछे मुड़ा और घर का नंबर देखा। सही है, यह मेरा विला है, रजत राघवन ने खुद से कहा। रजत राघवन फिर से विला में घुसा, झूमती भीड़ को देखा और चिल्लाया, शांत हो जाओ, मैं। लेकिन रजत राघवन ने चाहे जितना जोर लगाया, उसकी चिल्लाने की आवाज मिश्रित और गतिशील लय में डूब गई। ये देखकर कि कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, रजत राघवन गुस्से में मुख्य गेट से बाहर निकला और मुख्य गेट बंद कर दिया। विला में आवाज अचानक बंद हो गई और ऑप्टिकल फाइबर भी मंद पड़ गया, लेकिन मुख्य गेट बंद होने के बाद आपातकालीन लाइट चालू हो गई। क्या हुआ? बिजली क्यों चली गई? केवल एक छोटी लड़की भीड़ से निकलकर बोली। मैंने रोका। रजत राघवन बाहर निकला। तुम लोग कौन हो? क्या तुम्हें पता है यह मेरा घर है? सावधान, मैंने पुलिस को बुला लिया है। इस समय वह छोटी लड़की ने मुंह नहीं खोला, केवल कुछ परिचित चेहरों को बाहर से आते देखा। वहां थे भीम सिंह, छोटू, प्रकाश ओबरॉय, अनन्या भट्ट और सान्या कपूर। रजत, तुम आखिरकार वापस आए, अपनी बहन का ध्यान रखो, प्रकाश ओबरॉय ने पहले बोला और उनके शब्दों में शिकायत साफ झलक रही थी। प्रकाश ओबरॉय की बात सुनकर रजत राघवन चौंक गया, फिर उसने भीम सिंह, छोटू, सान्या कपूर और अनन्या भट्ट को देखा। खासकर अनन्या भट्ट ने रजत राघवन को गुस्से से घूरा। भाई, तुम वापस आ गए, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। रजत राघवन के कुछ समझने से पहले वह छोटी लड़की ने उसे गले लगाया और लाड़ से बोली, हाय लड़की, रिश्तेदार बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें नहीं जानता। रजत राघवन ने जल्दी से कहा, तुम मुझे कैसे नहीं जानते, हम कुछ महीने पहले मिले थे, तुम मुझे भूल गए। छोटी लड़की ने सिर उठाकर रजत राघवन को दयनीय ढंग से देखा। लीना शर्मा, क्या तुम स्पीडिंग गैंग की बॉस नहीं हो? रजत राघवन ने सिर काला करके कहा। भाई, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, लीना शर्मा ने कहा, अपना चेहरा रजत राघवन के सामने लाकर और आसपास के लोगों से बोली, बताओ क्या हम भाई बहन हैं? उन चमकीले रंग के युवाओं ने आखिरकार कुछ नहीं कहा, लेकिन भीम सिंह और छोटू ने जोर से सिर हिलाया और कहा, हाँ वे भाई बहन हैं। हाय, रजत राघवन गुस्सा हो गया और लीना शर्मा से बोला, मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, अपने दोस्तों को तुरंत गायब करो। हाँ, लीना शर्मा ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, जीभ निकाली और उन युवाओं से बोली, मेरा भाई गुस्सा हो गया है, सब जल्दी से चले जाओ। ये देखा जा सकता है कि लीना शर्मा का इन युवाओं में बहुत रुतबा था। बोलने के बाद युवाओं का समूह खुशी खुशी तितर-बितर हो गया। भाई, और क्या है? लीना शर्मा ने रजत राघवन के सामने अच्छी लड़की की तरह व्यवहार किया। लीना शर्मा को इस तरह देखकर रजत राघवन का गुस्सा बिना किसी निशान के गायब हो गया। रात बहुत हो चुकी है, सब तितर-बितर हो जाओ, जाकर सो जाओ। तुम सब यहाँ हंगामा क्यों कर रहे हो? रजत राघवन ने बोलने के बाद अपनी थकी हुई देह को ऊपर की ओर खींच लिया।
वह भी कहता है कि ऐसी कोई बहन नहीं है, देखो वह कितना लाड़ करता है। प्रकाश ओबरॉय ने बड़बड़ाते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों में उसे लीना शर्मा और इस लड़की ने बहुत परेशान किया था। वह चाहता था कि रजत राघवन वापस आए और उसका साथ दे। आखिरकार लीना शर्मा ने ऐसा हंगामा मचाया और रजत राघवन ने बस एक शब्द कहा और सबको तितर-बितर कर दिया। हाँ, अनन्या भट्ट ने होंठ सिकोड़कर कहा, तुम अभी भी मेरी शिकायत करना चाहती हो? रजत राघवन के ऊपर जाने के बाद लीना शर्मा ने सबको तंज कसते हुए कहा, रात हो चुकी है, मैं आराम करने जा रहा हूँ। प्रकाश ओबरॉय ने जम्हाई ली और जल्दी से चला गया। तुम दोनों को और कुछ करना है? लीना शर्मा ने फिर से भीम सिंह और छोटू से पूछा। वे दोनों भी जल्दी से चले गए। बात करें तो सबसे दयनीय निश्चित रूप से भीम सिंह और छोटू थे। लीना शर्मा को कुछ कुंग-फू आता था, इसलिए वह हर दिन दोनों को मुक्केबाजी के लिए तंग करती थी। बेशक वह भीम सिंह और छोटू की प्रतिद्वंदी नहीं थी, लेकिन दोनों उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं करते थे। एक बार जवाब देने के बाद लीना शर्मा ने धमकी दी कि वह अपने भाई रजत राघवन को बताएगी कि वे उसे धमका रहे हैं। इसके अलावा भीम सिंह और छोटू स्वभाव से साधारण और ईमानदार थे और वे लीना शर्मा के सामने पूरी तरह से हार गए थे। इसलिए दोनों जल्दी ही लीना शर्मा के समर्थक बन गए। लीना शर्मा जो कहती थी वही करते थे, और एकमात्र जो लीना शर्मा के साथ युद्ध करने की हिम्मत रखता था वह थी अनन्या भट्ट। लेकिन एक अच्छी लड़की के रूप में जन्मी अनन्या भट्ट इस छोटी चुड़ैल की प्रतिद्वंदी थी और हर बार हार जाती थी। अंत में केवल सान्या कपूर और अनन्या भट्ट बचे थे। लीना शर्मा ने इस समय हम की आवाज निकाली, अनन्या भट्ट को उकसाते हुए देखा और फिर अपने कमरे में वापस चली गई। सान्या कपूर ने असहाय ढंग से मुस्कुराया और अनन्या भट्ट को सांत्वना देने के बाद वे अपने अपने कमरों में वापस चले गए। अगली सुबह एक होटल के कमरे में रजत राघवन रिया शाह को अपनी बाहों में लिए बिस्तर पर लेटे हुए थे और कमरे में मौजूद लोगों के समूह को चंचलता से देख रहे थे। कमरे में मौजूद लोगों का नेता स्वाति अय्यर की सचिव थी। श्री रजत, मुझे बहुत खेद है। आपकी सुरक्षा के लिए कृपया हमें आपको बाहर ले जाने की अनुमति दें। सचिव ने पहले बोला। रजत राघवन ने जवाब नहीं दिया, बल्कि शांति से एक सिगरेट जलाई, जबकि उनकी बाहों में रिया शाह ने रजत राघवन को और भी कसकर गले लगाया। धुएं का एक कश निकालने के बाद रजत राघवन ने कहा, क्यों, क्या मैं उस व्यक्ति से डरता हूँ? मैं अभी नवी मुंबई आया हूँ और इस तरह बेआबरू होकर चला जाऊँ? अगर ऐसा है तो मेरा चेहरा, मेरे फ़ोन परिवार का चेहरा कहाँ रहेगा? क्या स्वाति अय्यर का काम करने का यही तरीका है? श्री रजत, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। स्वाति अय्यर भी आपकी सुरक्षा के बारे में सोच रही हैं। सचिव ने विनम्रता से कहा। वापस जाकर स्वाति अय्यर से कहो कि मुझे, रजत राघवन को, नवी मुंबई में उनकी चिंता की जरूरत नहीं है। मैं जहां जाना चाहता हूं वह मेरा मामला है। श्री रजत, कृपया हमारे लिए मुश्किल न करें। सचिव ने बोलते हुए एक कदम पीछे लिया और उसके पीछे दो हट्टेकटे पुरुष आगे बढ़े। क्या तुम लोग हाथापाई करने वाले हो? रजत राघवन की आंखों में एक कठोर चमक उभरी। चलो श्री रजत, आगे बढ़े एक हट्टेकटे पुरुष ने कहा। तुम? आखिरकार रजत राघवन सचिव और अन्य लोगों के साथ होटल से बाहर निकला और हवाई अड्डे की ओर बढ़ा। इस समय रजत राघवन एक मीठा सपना देख रहा था। सपना देख रहा था कि उसके पास बहुत सारे विश पॉइंट्स हैं और वह इस बात को लेकर चिंतित था कि उसे कौन सी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तभी उसे अपनी नाक में खुजली महसूस हुई। आछी! रजत राघवन ने चीख मारी। आंखें खोलने पर उसने पाया कि गुलाबी स्पोर्ट्सवेयर पहने लीना शर्मा अपने दोनों हाथों में कुछ बाल लिए उसकी नाक को गुदगुदा रही थी। आलसी, उठो! लीना शर्मा हंसते हुए बोली। अवचेतन रूप से रजत राघवन ने जल्दी से कंबल पकड़ा और उठकर बैठ गया। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? क्या तुम्हें पता है कि पुरुष और महिला के बीच अंतर होता है? लीना शर्मा ने रजत राघवन को देखा और कहा, हाय, नंगे सोने में क्या है? लीना शर्मा की बात सुनकर रजत राघवन और भी शर्मा गया। उसे नंगे सोना पसंद था। तुरंत बाहर निकलो, रजत राघवन ने उन्माद में कहा। रजत राघवन को गुस्सा होते देख लीना शर्मा ने जीभ निकाली और चली गई। जब रजत राघवन ने नहा धोकर नीचे उतरा तो उसने लीना शर्मा, सान्या कपूर और अनन्या भट्ट को डाइनिंग टेबल पर बैठे देखा। कोई भी शुरू नहीं हुआ था। स्पष्ट रूप से वे रजत राघवन की प्रतीक्षा कर रहे थे। सान्या कपूर को देखकर रजत राघवन ने नर्म मुस्कान दी। फिर जैसे ही वह बैठने वाला था, लीना शर्मा और अनन्या भट्ट दोनों रजत राघवन के लिए कुर्सी खींचने की होड़ में लग गईं। दोनों ने एक कुर्सी पकड़ी और एक पल के लिए गतिरोध में खड़े रहे। ये देखकर रजत राघवन ने निराश होकर सिर हिलाया, एक कुर्सी ली और सान्या कपूर के पास बैठ गया। ज्यादा दूध पियो, ये तुम्हारी त्वचा के लिए अच्छा है, रजत राघवन ने सान्या कपूर से कहा। ये देखकर कि रजत राघवन ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया, बाकी दोनों निराश होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गईं। भाई, तुम ये खाओ। अनन्या भट्ट ने रजत राघवन के कटोरे में एक उबला अंडा डाला। इसे खाने से कैलोरी मिलती है।
लीना शर्मा ने भी हार न मानते हुए रजत राघवन के कटोरे में एक हॉट डॉग डाला। भाई तुम दूध पियो, भाई तुम सैंडविच खाओ। थोड़ी देर बाद रजत राघवन के सामने खाना ढेर हो गया और इस समय वह इन दोनों परेशान करने वालों को काले सिर से देख रहा था। अनन्या भट्ट, तुम्हें काम के लिए देर हो रही होगी, यह मत सोचो कि श्रुति मेनन के न होने से कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा। रजत राघवन ने पहले अनन्या भट्ट को डांटा। रजत राघवन को अनन्या भट्ट को डांटते देख लीना शर्मा ने अनायास जीभ निकाल दी। और तुम बाद में मेरे स्टडी में आओ, अगर तुम 1, 2, 3 नहीं बता सकी तो तुरंत चली जाओ। डांट खाने वाले दोनों लोग आखिरकार शांत हुए और रजत राघवन ने आखिरकार अपना नाश्ता पूरा किया। तुम सब व्यस्त हो, मैं साफ कर दूंगी। सान्या कपूर ने सफाई शुरू की। भाई तो मैं काम पर जा रही हूँ, अनन्या भट्ट ने कहा। हाँ, रास्ते में सावधान रहना। रजत राघवन ने सिर हिलाने के बाद लीना शर्मा से कहा, मेरे साथ आओ। रजत राघवन और लीना शर्मा रजत राघवन के स्टडी रूम में आए। इसे स्टडी रूम कहा गया, लेकिन वास्तव में ये कुछ किताबों के साथ एक बुक शेल्फ की पंक्ति थी और एक खाली डेस्क और कुर्सी थी। रजत राघवन ने मुख्य सीट ली और लीना शर्मा सचेत रूप से सामने बैठ गई। बताओ, तुम स्पीडिंग गैंग की बॉस से कैसे बदलकर मेरा नुकसान करने में सफल हुई? रजत राघवन ने पहले बोला। इस समय लीना शर्मा ने इधर उधर नहीं किया, बल्कि गंभीरता से अपनी गर्दन के सामने से एक पेंडेंट निकाला और रजत राघवन को सौंप दिया। पेंडेंट का स्टाइल काफी सामान्य था, यह एक पत्ते के आकार का था और पेटियोल पर कुणाल पंडित शब्द उकेरा गया था। जब रजत राघवन ने लीना शर्मा को पत्ते का पेंडेंट निकालते देखा तो वह स्तब्ध रह गया। पेंडेंट लेने के बाद और पेटियोल पर उकेरे गए छोटे पत्ते के शब्द को देखकर रजत राघवन अचानक पागल हो गया और अपने कमरे की ओर दौड़ा। रजत राघवन, तुम्हें क्या हुआ? लीना शर्मा ने रजत राघवन का पीछा करते हुए पूछा। रजत राघवन ने लीना शर्मा को जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे बिस्तर के नीचे से एक छोटा बॉक्स निकाला जिसे बहुत गहरे छिपाया गया था। बॉक्स में कुछ चीजें थीं जो रजत राघवन ने बचपन से इकट्ठा की थीं और बॉक्स के नीचे एक सावधानी से लपेटी गई चीज थी। रजत राघवन आधा बिस्तर के पास दुनकर बैठा और सावधानी से उस चीज को निकाला जिसे उसने 3 परतों में लपेटा था। ये लीना शर्मा द्वारा सौंपे गए पेंडेंट के आकार का एक टुकड़ा था। इसमें भी एक छोटा पत्ता शब्द उकेरा गया था। आधे हिस्से के गायब होने के अलावा रजत राघवन का टूटा हुआ पेंडेंट लीना शर्मा के पेंडेंट जैसा ही था। रजत राघवन को टूटा हुआ पेंडेंट निकालते देख लीना शर्मा ने दिल से पुकारा, दूसरे भाई, ये वाकई तुम हो। रजत राघवन इस समय किसी याद में डूबा हुआ था और बोला, तुम्हें पता है, मेरे बचपन की एकमात्र याद यह है कि एक सुंदर महिला ने इस पेंडेंट को 2 टुकड़ों में तोड़ा और पेटियोल वाला हिस्सा मुझे दिया। फिर वह मुस्कुराए और मुझसे बोली, माँ बहुत दूर जा रही है, इस पेंडेंट का आधा हिस्सा रखो और माँ के न होने पर खुश रहना याद रखो। इसके बाद मैं अनाथालय में था, क्योंकि मुझे अपना नाम नहीं पता था। उन्होंने मेरे शरीर के आधे पेंडेंट पर उकेरे गए पत्ते के शब्द के आधार पर मेरा नाम रजत राघवन रखा। क्योंकि मुझे याद है कि माँ ने मुझसे खुश रहने को कहा था, इसलिए मैं दिन भर बेपरवाह और खुशी से मुस्कुराता था। माँ, दूसरे भाई, माँ कहाँ गई? क्या हुआ? लीना शर्मा ने रजत राघवन की यादें सुनकर उत्साह से पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं, रजत राघवन ने दर्द में सिर पकड़कर कहा। रजत राघवन को दर्द में देखकर लीना शर्मा ने जल्दी से आगे बढ़कर रजत राघवन को गले लगाया। शायद रजत राघवन किसी चीज से उत्तेजित हो गया था, वह किसी दर्दनाक स्मृति में फंसकर संघर्ष कर रहा था। रजत राघवन, तुम्हें क्या हुआ? असामान्यता सुनकर सान्या कपूर ऊपर जांच करने आए। सान्या दी, जल्दी मेरी मदद करो। लीना शर्मा ने सान्या कपूर से मदद मांगी। रजत राघवन, मैं सान्या कपूर हूँ। सान्या कपूर ने जल्दी से आगे बढ़कर सांत्वना दी, लेकिन सान्या कपूर की सांत्वना का कोई असर नहीं हुआ। रजत राघवन अभी भी सिर पकड़कर लीना शर्मा की बाहों में संघर्ष कर रहा था। दूसरे भाई, मुझे डराओ मत, लीना शर्मा ने भी चिल्लाकर कहा। रजत राघवन के दर्द भरे चेहरे को देखकर चिंतित सान्या कपूर को अचानक कुछ याद आया और फिर उसने लीना शर्मा के संदेह के बीच धीरे धीरे गाना शुरू किया। अंधेरा आसमान नीचे लटकता है, चमकते तारे पीछे चलते हैं, कीड़े उड़ते हैं। तुम किसे याद करते हो? कीड़े उड़ते हैं और फूल सोते हैं, एक जोड़ा दूसरे के बाद सुंदर है। अंधेरे से डरो नहीं, केवल दिल टूटने से डरो। थक गए या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सान्या कपूर के गाने की आवाज के साथ रजत राघवन का संघर्ष कम होता गया और अंत में रजत राघवन ने संघर्ष बंद कर दिया और सो गया। नींद के दौरान रजत राघवन की आंखों के कोनों से क्रिस्टल की तरह साफ आंसू बहने लगे। एक जीर्ण शीर्ण एकल घर में एक पतला लेकिन ऊर्जावान बूढ़ा व्यक्ति इस समय अपने हाथ में मोबाइल के साथ बड़े उत्साह से खेल रहा था। थोड़ी देर बाद एक दुबला पतला मध्यम आयु का व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति के पास आया। बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ में फोन रखा और कहा, क्या बात है? पुराना नौ के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति बोला, अग्रवाल परिवार ने उस रजत राघवन के खिलाफ कुछ किया है।
ओह हाँ, वह युवक अभी भी जोश से भरा है। ये सुनकर बूढ़ा व्यक्ति हंसते हुए बोला, तो क्या हमें चुप रहना चाहिए या? पुराना नौ ने कहा, वे युवा लोग खेल रहे हैं, हमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? हम अपने जीवन को शांति से जिएं। मैं अभी भी जीवित रह सकता हूँ। बोलने के बाद बूढ़ा व्यक्ति फिर से अपने हाथ में मोबाइल पर ध्यान केंद्रित करने लगा। नवी मुंबई हवाई अड्डे पर रजत राघवन अपने हाथ में टिकट लिए बोर्डिंग गेट में घुसा। स्वाति एयर की सचिव तब तक राहत महसूस नहीं की जब तक उसने रजत राघवन को बोर्डिंग गेट में प्रवेश करते नहीं देखा। ये प्लेबॉय बहुत मुश्किल से निपटने वाला था। फिर उसने स्वाति एयर को फ़ोन किया और बताया कि रजत राघवन को सुरक्षित रूप से भेज दिया गया है। फ़ोन के दूसरे छोर पर स्वाति एयर ने सचिव की रिपोर्ट सुनकर राहत महसूस की। लेकिन जैसे ही रजत राघवन बोर्डिंग गेट से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, एक व्यक्ति आगे आया और रजत राघवन से कुछ कहते हुए सिर झुकाया। रजत राघवन ने इस व्यक्ति के साथ एक विशेष मार्ग से नवी मुंबई हवाई अड्डा छोड़ दिया। उसी दिन नवी मुंबई में विश ग्रुप के नाम के तहत सभी कंपनियों को विभिन्न कारणों से विभिन्न विभागों द्वारा सील कर दिया गया। प्रकाश ओबरॉय ने इस समय रेडियो, फिल्म और टेलीविजन ब्यूरो से दस्तावेज प्राप्त किए और उनके द्वारा जमा किए गए कई फिल्म और टेलीविजन ड्रामे अत्यधिक स्केल या खराब राजनीतिक समीक्षा जैसे विभिन्न कारणों से खारिज कर दिए गए। यहां तक कि सकल में एक प्रसिद्ध दिग्गज ने विश बैनर के तहत सभी कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। इस बीच एक लड़की के साथ डेट पर गए रोहित संधू को भी कंपनी से फोन आया। विश द्वारा विकसित 10 रियल एस्टेट्स को सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने रोक दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें एक शिकायत मिली थी कि अवैध निर्माण और संबंधित कर्मियों को रिश्वत देने का संदेह है और जांच के परिणामों के लंबित होने तक संपत्ति प्रबंधन के अनुसार सील कर दिया जाएगा। परिणाम जानकर रोहित संधू ने कूदकर मां को गाली दी, ये बहुत ही क्रूर है। बेशक विश सिक्योरिटी कंपनी को भी नहीं बख्शा गया और संबंधित विभागों द्वारा बंद कर दिया गया। अब तक रजत राघवन की नवी मुंबई में 3 प्रमुख कंपनियां पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुकी थीं। सौभाग्य से इस बार केवल नवी मुंबई क्षेत्र को निशाना बनाया गया था और लैन काउंटी में चीजें प्रभावित नहीं हुई थीं। घटना के थोड़ी देर बाद प्रकाश ओबरॉय, रोहित संधू, सुनील कोठारी और अन्य लोग रजत राघवन के विला में इकट्ठा हुए। श्रुति मेनन ने भी तुरंत नवी मुंबई वापस आने के लिए टिकट खरीदा। इस समय रजत राघवन अभी भी बेहोश था और उसे तेज बुखार था। एक निजी डॉक्टर द्वारा निदान और उपचार के बाद रजत राघवन बिस्तर पर एक ड्रिप के साथ लेटा हुआ था और सान्या कपूर और लीना शर्मा उसकी देखभाल कर रहे थे, एक बाईं ओर और दूसरी दाईं ओर। रजत राघवन के कमरे के बाहर भीम सिंह और छोटू दरवाजे के दोनों तरफ गंभीरता से खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि कमरे में रजत राघवन की रक्षा वे कर रहे थे और कोई और अंदर कदम नहीं रख सकता था। ऐसे 2 लोगों पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। इस विशेष अवधि में रजत राघवन की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। अनन्या, रजत राघवन को क्या हुआ? प्रकाश ओबरॉय ने अनन्या भट्ट से पूछा। अनन्या भट्ट ने इस समय चिंतित होकर कहा, मुझे नहीं पता, जब मैं सुबह गई थी तब भाई ठीक था। सुनील, तुम अभी ठीक हुए हो, तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए। रोहित संधू ने सुनील कोठारी को देखते हुए, जो पीला पड़ रहा था, कहा, कोई बात नहीं, मैं टिक सकता हूँ। इस स्थिति में मैं घर पर नहीं रह सकता। सुनील कोठारी ने सिर हिलाया। इस समय सान्या कपूर बाहर आए। सान्या, रजत राघवन को क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? प्रकाश ओबरॉय ने पूछा। बाकी लोग भी सान्या कपूर की ओर देखने लगे। लीना शर्मा रजत राघवन की सगी बहन है। ऐसा लगता है कि रजत राघवन अपने बचपन की यादों से उत्तेजित हो गया था, इसलिए वह बेहोश हो गया। डॉक्टर ने देख लिया है और उसका इलाज किया है और कहा है कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। उसे बस कुछ दिनों तक शांति से आराम करने की जरूरत है। वह ठीक हो जाएगा, सान्या कपूर ने समझाया। सान्या कपूर की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। तुम सब भी आराम करो, इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, सान्या कपूर ने फिर कहा। हाँ, पहले मेरे यहाँ आराम करो, श्रुति मेनन आज रात तक वापस आ जाएगी। प्रकाश ओबरॉय ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ चलते हैं। रोहित संधू ने सिर हिलाया। इसके बाद सभी लोग पास के प्रकाश ओबरॉय के विला में उपायों पर चर्चा करने गए। शाम के लगभग 8 बजे नवी मुंबई हवाई अड्डे के टर्मिनल T2 के बाहर ट्रेंच कोट में लिपटी श्रुति मेनन एक काली कमर्शियल कार में सवार हुई। श्रुति मेनन को लेने के बाद कमर्शियल वाहन रुका नहीं, बल्कि तुरंत शुरू होकर चला गया। मेनन दी थक गईं। रोहित संधू ने बोला, तुम यहाँ क्यों? श्रुति मेनन ने कभी नहीं सोचा था कि रोहित संधू व्यक्तिगत रूप से उन्हें लेने आएगा। क्या करूं, तुम्हें खींच नहीं सकता था, मुझे व्यक्तिगत रूप से आना पड़ा। रोहित संधू ने हंसते हुए कहा, स्थिति अब इतनी गंभीर है। श्रुति मेनन ने कुछ भांप लिया। जब से प्रतिद्वंद्वी ने कदम उठाया है, हमें सावधान रहना होगा। रोहित संधू ने कहा, हम। श्रुति मेनन ने सिर हिलाया और बोली, अब विशिष्ट स्थिति के बारे में बताओ। ऐसा है, रोहित संधू बोलने वाला था, लेकिन अचानक बोला, वापस जाकर बात करते हैं।
ये काव काव कहते ही आ गया। रोहित संधू ने सिर उठाकर ड्राइवर से कहा, लाओ लियू, अब तुम्हारी बारी है। लाओ लियू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पीछे बैठे रोहित संधू और श्रुति मेनन को एक मजबूत पुशबैक महसूस हुआ, जो कार के अचानक तेज होने का परिणाम था। मेनन दी, कसकर पकड़ो, रोहित संधू ने निर्देश दिया। इस समय हवाई अड्डे से रजत राघवन के विला तक के रास्ते पर एक काली कमर्शियल वाहन सड़क पर काले बिजली की तरह आगे बढ़ रही थी, और इसके पीछे 2 सफ़ेद कमर्शियल वाहन उस काले कमर्शियल वाहन को कसकर पीछा कर रहे थे। कम राहगीरों वाले एक सड़क खंड को पार करने के बाद काली कमर्शियल वाहन अभी एक चौराहे से गुजरी थी, लेकिन चौराहे के दूसरी तरफ से एक 18 पहियों वाला ट्रक गुजरा। उसने पीछे की 2 सफ़ेद कमर्शियल वाहनों को रोक दिया। 2 सफ़ेद कमर्शियल वाहनों ने गुस्से में हॉर्न बजाया, लेकिन बड़ा ट्रक सड़क के बीच में रुका रहा और हिला नहीं। फिर 2 सफ़ेद कमर्शियल वाहनों से 1 दर्जन से अधिक हट्टे-कट्टे लोग उतरे और बड़े ट्रक के सामने की ओर दौड़े। लेकिन जैसे ही कई लोग बड़े ट्रक के सामने पहुंचे, बड़े ट्रक के कार्गो बॉक्स से 100 से अधिक लोग निकले और उन दर्जन लोगों को घेर लिया। क्या बात है, बलदेव सिंघानिया के पास बस इतने ही लोग बचे हैं। सिक्योरिटी कंपनी के 4 निदेशकों में से एक, स्वाति अय्यर ने बोला। तुम्हें यह कैसे हो सकता है? 10 से अधिक लोगों के नेता को विश्वास नहीं हो रहा था। शिकारी और शिकार के बीच का परिवर्तन बहुत तेज था और वह इसे एक बार में स्वीकार नहीं कर सका। बकवास बंद करो भाइयों, उनकी गाड़ियों को तोड़ दो, लेकिन किसी को हिलने मत दो। आखिरकार हम अब गंभीर करियर वाले अच्छे लोग हैं, स्वाति अय्यर ने हंसते हुए कहा। स्वाति अय्यर की बात सुनकर सिक्योरिटी कंपनी के दर्जनों लोग आगे बढ़े और दोनों गाड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, यहाँ तक कि पहियों को भी फाड़ दिया। जब हर्षवर्धन ने 2 कारों को तोड़ने के लिए किसी को भेजा, उसी समय एक निश्चित कमरे में एक शांत चेहरे वाले व्यक्ति ने अपना मोबाइल फोन उठाया और उस पर टाइप किया, दूसरी योजना लागू करें। उस समय काली व्यावसायिक गाड़ी को लगा कि उसने पीछा करने वालों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन एक चौराहे को पार करने के बाद 3 और गाड़ियों ने उसे घेर लिया। काली व्यावसायिक गाड़ी ने तेजी से गति बढ़ाई और पीछे की 3 गाड़ियों के साथ रफ्तार और जोश का खेल शुरू किया। लेकिन इस बार काली व्यावसायिक गाड़ी ने पहले की तरह शांत और कम ट्रैफिक वाली सड़क नहीं चुनी, बल्कि विशेष रूप से शहर के केंद्र की ओर चली गई। फिर काली व्यावसायिक गाड़ी एक खाओ गली में रुकी। ड्राइवर लिक्कू गाड़ी से उतरा और एक समुद्री भोजन बारबेक्यू स्टॉल पर बैठ गया। उसने 2 बोतल बियर भी मंगवाए और आराम से पीने लगा। पीछे की गाड़ियां भी तब तक पहुंच चुकी थीं और एक गाड़ी से 4-5 लोग उतरे और काली व्यावसायिक गाड़ी की जांच करने गए। गाड़ी में कोई नहीं था। ये 4-5 लोग गुस्से में ड्राइवर लिक्कू के पास गए और गुस्से से बोले, बता गाड़ी में लोग कहाँ हैं? लिक्कू ने सवाल पूछने वाले को एक नज़र देखा, तिरस्कार भरी हंसी हंसा और गिलास उठाकर एक और घूंट बियर पी लिया। कमबख्त, तू मरने की तलाश में है। उस आदमी ने लिक्कू के सामने की मेज को लात मारकर एक तरफ कर दिया। मुझे लगता है तू मरने की तलाश में है। मेरी दुकान तोड़ने की हिम्मत की, तू जीना नहीं चाहता। एक और भी अहंकारी आवाज आए। किरण लूथरा, जो सुरक्षा कंपनी के 4 निदेशकों में से एक था, पास की मेज से उठ खड़ा हुआ और किरण लूथरा के साथ पूरी खाओगली के लोग उठ खड़े हुए। उस आदमी ने भी देख लिया कि स्थिति ठीक नहीं है। उसने अपने पास खड़े व्यक्ति की ओर मुड़कर कहा, निकलो। फिर वह भागा, लेकिन किसी ने भी उन 4 लोगों को नहीं रोका। जैसे ही ये लोग अपनी गाड़ियों तक भागे और पीछे की 2 गाड़ियों के साथ भागने लगे, सड़क के दोनों तरफ से 20 से ज़्यादा लोग उभरे। प्रत्येक के हाथ में जलता हुआ पेट्रोल का बोतल था, जिसे उन्होंने तीनों गाड़ियों पर फेंक दिया। इस तरह का पेट्रोल बोतल गाड़ी के शरीर पर टकराते ही टूट गया और तुरंत गाड़ी के बाहर आग की दीवार बन गई। गाड़ी से निकलो, गाड़ी से निकलो, तीनों गाड़ियों में मौजूद लोग चिल्ला उठे। फिर तीनों गाड़ियों से निकाले गए करीब 20 लोग गाड़ियों से भाग निकले। भागो, अब क्यों नहीं भागते? सब बड़े बन गए हैं। किरण लूथरा धीरे धीरे चलकर आया। तीनों गाड़ियों से उठती जलती आग किरण लूथरा के शरीर पर चमक रही थी, जिससे किरण लूथरा टीवी पर दिखने वाले हत्यारे और आगजनी करने वाले खलनायक जैसा लग रहा था। घिरे हुए करीब 20 लोग किरण लूथरा के रौब से हक्का बक्का रह गए। बाहर आ, किरण लूथरा ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसने मेज को लात मारी थी। वह आदमी कांपते हुए बाहर आया। बाकी लोग जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें रुकना होगा। तुमने मेरी मेज लात मारी और मेरा धंधा प्रभावित किया। इसके लिए तुम्हें आज रात भुगतान करना होगा। किरण लूथरा ने कहा, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। उस आदमी ने किरण लूथरा के शब्द सुनकर जल्दी से सिर हिलाया। और इस समय विक्रम मल्होत्रा और युवराज सिंह एक टैक्सी में बैठे थे। दरअसल जैसे ही बड़े ट्रक ने 2 सफ़ेद व्यावसायिक गाड़ियों को रोका, युवराज सिंह और विक्रम मल्होत्रा काली व्यावसायिक गाड़ी से उतर गए और काली व्यावसायिक गाड़ी आगे बढ़ती रही, जबकि दोनों उतरकर एक टैक्सी में चढ़ गए। तुम वाकई मेरे बारे में बहुत ऊंचा सोचते हो, विक्रम मल्होत्रा ने अनायास कहा। विक्रम दी, इसका मतलब है कि वे तुमसे डरते हैं, युवराज सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझसे डरते हैं? विक्रम मल्होत्रा ने सिर हिलाया।
वह समझ गई थी कि दूसरा पक्ष उससे डरता नहीं था, बल्कि जब वह हरकत में आता था तो उसने सब कुछ ध्यान में रखा, पूरी तरह से मारने की योजना बनाई और दूसरे पक्ष को कोई मौका नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद युवराज सिंह ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, आगे चौराहे को पार करने के बाद सुरक्षित हो जाएगा। इस समय दोनों वसंत विहार से 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। लेकिन जैसे ही युवराज सिंह ने ये कहा, टैक्सी ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारी। गाड़ी के सामने एक सफ़ेद बालों वाला, बच्चे जैसा चेहरा वाला बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। रात में भी लोग छुआछुई करते हैं, युवराज सिंह ने अनायास कहा। ड्राइवर ने जोर जोर से हॉर्न बजाया। उसने बूढ़े को जल्दी से हटने का इशारा किया, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए टैक्सी के सामने आया और उसने धीरे धीरे अपनी बाहें फैलाकर टैक्सी के सामने के हिस्से को दबाया। धड़ाम, एक आवाज़ आई, टैक्सी का अगला हिस्सा नीचे धंस गया, लेकिन टैक्सी का पिछला हिस्सा ऊंचा उठ गया। फिर एक और धप की आवाज़ हुई और गाड़ी का पिछला हिस्सा फिर से नीचे गिर गया। हाय, मैं तो गया, तुम राक्षस हो। गाड़ी में बैठे विक्रम मल्होत्रा और युवराज सिंह इतने हिल गए कि दोनों चिल्ला उठे। वो विक्रम मल्होत्रा, लड़की, मेरे साथ चलो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें हमारे मेहमान के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं। बूढ़े ने कहा। जब दोनों असमंजस में थे, एक आवाज़ आई, तुम दोनों फिर से गाड़ी में बैठो, हिलना मत। लेकिन एक परिचित आवाज़ आई और टैक्सी ड्राइवर नीचे उतर आया। ध्रुवा। दोनों को एहसास हुआ कि टैक्सी का ड्राइवर वास्तव में ध्रुव यादव था। इस बार किसकी योजना है? विक्रम मल्होत्रा ने युवराज सिंह से पूछा। ये लक्ष्य शेट्टी की है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि टैक्सी ध्रुवा चला रहा है, युवराज सिंह ने कहा। युवराज सिंह की बात सुनकर विक्रम मल्होत्रा ने शांति से कहा, हमारा बॉस वाकई बाघों और ड्रैगनों से घिरा हुआ है। इस समय बूढ़ा व्यक्ति ध्रुव यादव को गाड़ी से उतरते देख मुस्कुराया और बोला, आपकी गाड़ी की लागत के लिए बाद में कोई आपको मुआवजा देगा, लेकिन अभी के लिए आपको दूर रहना चाहिए। बूढ़े की बात सुनकर ध्रुव ने सिर उठाया, अपने सफ़ेद दांत दिखाए और बोला, पिछली बार तेजस रावत ने तुमसे मुकाबला किया था, तो इस बार मेरी बारी होनी चाहिए। जैसे ही ध्रुव की आवाज़ गूंजी, बूढ़े के पूरे शरीर की सांस अचानक सिकुड़ गई, क्योंकि इस पल ध्रुव ने अचानक एक तीव्र युद्ध भावना का प्रदर्शन किया। तो मैं आ रहा हूँ, ध्रुव ने फिर कहा। जैसे ही ध्रुव की आवाज़ गूंजी, उसकी आकृति वहां से गायब हो गई, लेकिन बूढ़े ने तुरंत अपने पीछे हथेली से प्रहार किया। ध्रुव बूढ़े के पीछे प्रकट हुआ, उसकी मुट्ठी बूढ़े की हथेली से टकराई और दोनों हवा में अटक गए। अच्छी कला, बूढ़े ने कहा। हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ। ध्रुव ने जैसे ही यह कहा, उसकी मुट्ठी से 2 और जोरदार शक्तियां फूटीं। क्या? बूढ़ा इन 2 शक्तियों के विस्फोट से हिल गया। दोहरी ऊर्जा। 2 कदम पीछे हटने वाला बूढ़ा आश्चर्य से बोला, लेकिन ध्रुव ने बूढ़े के शब्दों का जवाब नहीं दिया और उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई। बूढ़े ने अपनी पहले की लापरवाही को छोड़ दिया और एक पल में ध्रुव के साथ जोरदार लड़ाई शुरू कर दी। दोनों की आकृतियां बार बार गायब होती और फिर प्रकट होती थीं, और जहां दोनों लड़ रहे थे वहां से स्टील की छड़ के लोहे की दीवार से टकराने जैसी मंद आवाजें लगातार आ रही थीं। धड़ाम, एक जोरदार टक्कर हुई और दोनों की आकृतियां छितर गईं। इस समय बूढ़े का चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था और उसका सीना लगातार ऊपर नीचे हो रहा था। दूसरी ओर ध्रुव अभी भी पहले जैसा सरल और ईमानदार दिख रहा था। बूढ़े ने अपनी सांस को शांत किया, एक अजीब मुद्रा अपनाई और फिर चिल्लाया, झटका। एक अदृश्य हवा की लहर जमीन पर धूल को साथ ले गई और ध्रुव की आकृति की ओर लुढ़की। फिर वही चाल। ध्रुव ने आंखें तरेरीं और फिर ध्रुव ने अपनी दाहिनी तर्जनी और मध्यमा को तलवार की तरह इशारा किया और फिर उसका पूरा शरीर एक तेज तलवार की तरह लुढ़कती लहरों की ओर काटने लगा। धूम, एक जोरदार धमाका हुआ और लुढ़कती लहरें आगे की ओर दोनों तरफ बिखर गईं। आसपास के पेड़, फूल और पौधे ऐसे लग रहे थे जैसे 12वें स्तर की तेज हवा से उड़ गए हों और दृश्य बहुत अव्यवस्थित था। ये कैसे संभव है? बूढ़ा अभी भी पहले की अजीब मुद्रा में था, लेकिन उसके सीने पर एक अतिरिक्त आकृति थी, और इस आकृति की दाहिनी तर्जनी और मध्यमा की तलवार उंगली बूढ़े के सीने को छू रही थी। जैसे ही बूढ़े ने मुश्किल से ये 4 शब्द बोले, उसकी 7 छिद्रों से खून बहने लगा, जो बहुत दयनीय लग रहा था। हालांकि बूढ़ा 7 छिद्रों से खून बहने के साथ दयनीय लग रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने कहा, क्या यह असली क्यूई है? हाँ, क्यूई को नियंत्रित करना। ध्रुव ने सिर हिलाया, बूढ़े के 7 छिद्रों से खून बहने की स्थिति को देखा, असहायता से सिर हिलाया और कहा, क्यूई को इस तरह से प्रशिक्षित नहीं किया जाता। उसके बाद उसने बूढ़े के शरीर पर कुछ एक्यू पॉइंट्स पर टैप किया। वाह! बूढ़े ने अपने मुंह से काला खून उगला। क्यूई का उपयोग आकार को बनाए रखने के लिए किया जाता है, लेकिन शरीर को भी बनाए रखने के लिए। तुम्हारे जैसे शरीर को उड़ाने की सोचना तलवार का तिरछा रास्ता है। अभी तुमने गुस्से से अपने शरीर को निगल लिया और खून उगल दिया, तुम्हारी जान सुरक्षित है, लेकिन मुझे डर है कि भविष्य में कोई भाग्य नहीं होगा। हाँ, मैं जीशान ग्रोवर इस जीवन में असली क्यूई नियंत्रक को देख सकता हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं है।
बूढ़े ने बोलना समाप्त किया और सीधे पीछे की ओर गिर गया। ध्रुव ने सिर हिलाया, फिर मुड़ा और चला गया। इस समय गाड़ी में बैठे विक्रम मल्होत्रा और युवराज सिंह ध्रुव को देखकर हक्के-बक्के रह गए, जो उन पर मुस्कुरा रहा था। दोनों वास्तव में पिछले दृश्य को इस सामान्य रूप से मूर्ख और ईमानदार ध्रुव से जोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी का दृश्य उनके दिमाग में के गया था। हो गया, अब घर चलते हैं। दोनों से बोलने के बाद ध्रुव ने गाड़ी शुरू की और वसंत विहार की ओर चल पड़ा। हाँ, घर चलो, दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। जब तक गाड़ी सड़क के अंत में गायब नहीं हो गई, तब तक जमीन पर केवल जीशान ग्रोवर ही बचा था। हाय, वह भी मूर्ख है। लेकिन एक झुर्रियों भरे चेहरे वाला किसान की वेशभूषा में एक बूढ़ा व्यक्ति अजीब तरह से जीशान ग्रोवर के पास प्रकट हुआ। बूढ़े ने सिर हिलाया, फिर से गायब हो गया और जीशान ग्रोवर भी उसके साथ गायब हो गया। इस रात डेक्कन सिटी को एक अशांत रात होने की नियति थी। दिन के समय राठौर परिवार की यश एंटरप्राइजेस के खिलाफ कार्रवाइयां अत्यंत क्रूर दिखाई दी और डेक्कन सिटी में उनकी सभी संपत्तियां सीधे पानी में डूब गईं। और रात में राठौर परिवार के बुद्धिमान लोमड़ी विवेक श्रीवास्तव की व्यापार रानी विक्रम मल्होत्रा के खिलाफ योजनाओं की एक श्रृंखला में अर्जुन दास के अधीनस्थों ने एक एक करके उन्हें पराजित किया और राठौर परिवार की सबसे बड़ी युद्ध शक्ति के रूप में जाना जाने वाला मार्शल मूर्ख जीशान ग्रोवर भी इस संघर्ष में शामिल था, जिसका जीवन और मृत्यु अज्ञात है और उसका ठिकाना भी अज्ञात है। उस रात एक पहले अज्ञात नाम डेक्कन सिटी के सभी कोनों में फैल गया। बुद्धिमान जनरल लक्ष्य शेट्टी। दोनों पक्षों ने 2 युद्ध क्षेत्रों में, एक प्रकाश में और एक अंधेरे में, आधा जीता और आधा हारा। इस परिणाम के लिए अर्जुन दास का नाम डेक्कन सिटी के शक्ति समूहों में सबसे चमकदार बन गया। लोगों के मुंह में यह अर्जुन दास है, लेकिन असली अर्जुन दास इस समय अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ है, बोतल चढ़ा रहा है। डॉक्टर, क्या हो रहा है? 3 दिन हो गए, वह क्यों नहीं जाग रहा? विक्रम मल्होत्रा ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने भी इस समय असहायता से सिर हिलाया और कहा, रोगी का शरीर पूरी तरह सामान्य है और सभी महत्वपूर्ण संकेत ठीक हैं, लेकिन तर्क के अनुसार उसे बहुत पहले जाग जाना चाहिए था। अगर हमें कोई कारण ढूंढना हो तो यह है कि रोगी जागना नहीं चाहता। जागना नहीं चाहता? विक्रम मल्होत्रा ने संदेह से पूछा। हाँ, चिकित्सा इतिहास में कई मामले हैं। कुछ उत्तेजनाओं के तहत रोगी की चेतना स्वयं बंद हो जाती है और इस तरह वह कोमा में रहता है। डॉक्टर ने कहा, तो यह वनस्पति अवस्था है? विक्रम मल्होत्रा को विश्वास नहीं हुआ। नहीं नहीं, ये वनस्पति अवस्था से अलग अवधारणा है। वनस्पति अवस्था में मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने के बाद चेतना को इकट्ठा करना और जागना मुश्किल होता है। अब रोगी की स्थिति यह है कि उसके सभी महत्वपूर्ण संकेत सामान्य हैं, लेकिन वह जागना नहीं चाहता। दूसरे शब्दों में, वह जब चाहे जाग सकता है, डॉक्टर ने समझाया। तो वह कैसे जागेगा? इसके लिए कोई विशेष तरीका नहीं है। हम केवल रोगी के रिश्तेदारों और दोस्तों से उसे जगाने की कोशिश करने के लिए कह सकते हैं। क्या ये काम करेगा? अभी के लिए यही एकमात्र तरीका है। डॉक्टर चला गया। विक्रम मल्होत्रा ने सोए हुए अर्जुन दास को देखा और अपने आप से बोली, बॉस, आपको क्या हुआ? विक्रम मल्होत्रा अर्जुन दास के कमरे से निकलकर लिविंग रूम में आए। इस समय वहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा थी। मेरे दूसरे भाई का क्या हाल है? डॉक्टर ने क्या कहा? यशिका शर्मा ने सबसे पहले बोला। इस समय यशिका शर्मा बहुत चिंतित और थकी हुई दिख रही थी। ये देखा जा सकता था कि यशिका शर्मा ने इन दिनों अर्जुन दास की देखभाल के लिए वास्तव में अपना सर्वस्व दिया था। हाँ, यश का क्या हाल है? बॉस कब जागेगा? सभी ने उत्सुकता से पूछा। सभी के सवालों का सामना करते हुए विक्रम मल्होत्रा ने आह भरी और सभी को डॉक्टर की पहले कही बातों को समझाया। चूंकि ऐसा है, तो हम बारी बारी से यश के साथ ज्यादा बात करें और देखें कि क्या यह उसे जगा सकता है। विक्रम मल्होत्रा ने निर्णय लिया। कोई बेहतर तरीका नहीं था और सभी ने सिर हिलाया। अर्जुन दास के कमरे में यशिका शर्मा ने धीरे धीरे कहा, दूसरे भाई, क्या तुम जानते हो, कुछ दिन पहले मुझे अनजाने में अपने बड़े भाई से तुम्हारे अस्तित्व के बारे में पता चला। मैं बहुत खुश थी, इसलिए मैं चुपके से तुम्हारे पास आई। पिताजी और भाई को अभी तक नहीं पता। हमारा शर्मा परिवार यमुना नगर में एक पुराने घर में रहता है। सामने के दरवाजे के बाहर 2 खजूर के पेड़ हैं। जब मैं छोटी थी, हर बार जब खजूर गिरते थे, मैं पेड़ पर चढ़कर उन्हें तोड़ लेती थी। लेकिन हर बार जब मैं खजूर के पेड़ पर चढ़ती थी, मैं नीचे नहीं उतर पाती थी। यशिका शर्मा के बोलने और चले जाने के बाद अर्जू गुप्ता आया। यश, तुम कब तक सोने वाले हो? इतने दिन आलस करने के बाद अब उठने और हिलने डुलने का समय है। अर्जू गुप्ता ने बोलने के बाद अभी भी सो रहे अर्जुन दास को देखा, असहायता से सिर हिलाया और चला गया। फिर सुमन मेहरा अर्जुन दास के कमरे में आए। सुमन मेहरा ने अर्जुन दास को नर्म नजरों से देखा और कहा, यश, जाग जाओ। उन्हें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे चले जाना चाहिए। मेरा शरीर गंदा है और मुझे तुमसे
माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। सुमन मेहरा के बाद रिया कपूर, युवराज सिंह, विक्रम मल्होत्रा, ध्रुव यादव, तेजस रावत, लक्ष्य शेट्टी और अन्य लोग बारी बारी से अर्जुन दास को जगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अर्जुन दास अभी भी वहां उदासीनता से लेटा रहा। जब सभी लोग असमंजस में थे, यशिका शर्मा ने अचानक कहा, मैं अपने भाई को ले जाना चाहती हूँ। नहीं, यश की वर्तमान स्थिति में यहीं रहना सबसे सुरक्षित है। विक्रम मल्होत्रा ने सीधे मना कर दिया, मैं अपने भाई को घर ले जाना चाहती हूँ, मुझे विश्वास है कि मेरा परिवार मेरे भाई को ठीक कर सकता है। यशिका शर्मा ने कहा, लेकिन विक्रम मल्होत्रा ने फिर भी सिर हिलाया और कहा, यश तुम्हारे साथ अकेले रहने के बाद ही इस हालत में आया, इसलिए इस विशेष समय में मैं तुम्हें यश को ले जाने की अनुमति नहीं दे सकती। सही कहा, तुम्हारी वजह से ही भाई इस हालत में है। रिया कपूर भी कूदकर बोली, क्या तुम शक कर रही हो कि मैंने अपने भाई को नुकसान पहुंचाया है? यशिका शर्मा ने बिना कमजोरी दिखाए कहा, यह जरूरी नहीं है। तुम, ठीक है, सभी शांत हो जाओ, इस तरह मत करो, सभी तुम्हारे मन की भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन अगर यश को तुम्हारी यह स्थिति पता चलेगी तो वह निश्चित रूप से दुखी होगा। सुमन मेहरा के समझाने से मौके पर चिंतित बहस शांत हो गई। तो क्या करें, मेरा भाई अब जाग नहीं रहा, तो क्या हम उसे ऐसे ही रखेंगे? डॉक्टर ने नहीं कहा, हमें अपने भाई को जगाना होगा, लेकिन हम सभी ने कोशिश की और यह काम नहीं किया और अब कोई और नहीं बचा। इस समय अर्जू गुप्ता ने बीच में कहा, क्या कोई और है जिसने कोशिश नहीं की? कौन? सिया कपूर। जब अर्जू गुप्ता ने सिया कपूर का नाम लिया, सुमन मेहरा और यशिका शर्मा को छोड़कर मौके पर मौजूद सभी लोग अनायास सिर हिलाने लगे। लेकिन सुमन मेहरा की आंखें इस समय चमक उठीं। वास्तव में उसने पहले ही रिया कपूर से अर्जुन दास और सिया कपूर के बारे में जान लिया था, लेकिन उसने अपना निर्णय ले लिया था। लेकिन यशिका शर्मा उलझन में थी, सिया कपूर, वही बड़ी स्टार, उसका मेरे भाई से क्या लेना देना? खांसी, अपने भाई से खुद पूछ लेना जब वह जाग जाए। अर्जू गुप्ता ने सुमन मेहरा की ओर देखा और कहा, ओह। इस समय यशिका शर्मा का सारा ध्यान अर्जुन दास पर था, इसलिए उसने इस बात को ज्यादा गहराई से नहीं पूछा। ये देखकर कि कोई आपत्ति नहीं कर रहा, अर्जू गुप्ता ने सिया कपूर का नंबर डायल किया। हेलो श्रीमान अर्जू, क्या बात है? सिया कपूर की मधुर आवाज फोन के दूसरी ओर से आए। कोई जरूरी काम है, तुम यश के पास आ जाओ, अर्जू गुप्ता ने कहा। यश ने तुम्हें मुझे फोन करने को कहा और उसे बता दो कि मैं फिर कभी उसके वसंत विहार नहीं जाऊंगी। सिया कपूर ने स्पष्ट रूप से गलतफहमी की। यश के साथ कुछ हुआ है, वह 3 दिनों से कोमा में है। श्रीमान अर्जू, यश को बता दो कि अगली बार कोई बहाना बनाए तो बेहतर बनाए। इस समय अर्जू गुप्ता को थोड़ा गुस्सा आया। सिया कपूर, अच्छे से सोचो, क्या यश ने कभी तुमसे झूठ बोला है? क्या उसने कभी तुम्हें दिल से मदद नहीं की? क्या उसने इसके लिए तुम्हें कभी ब्लैकमेल किया? मुझे पता है कि हाल ही में तुम्हारे और उसके बीच गलतफहमियां हुई हैं, तो मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम वास्तव में यश के लायक नहीं हो। यश ने हमेशा दिया है, तुमने क्या किया? वैसे भी मैं आखिरी बार कहता हूं, यश अब 3 दिनों से कोमा में है। हम सभी 3 दिनों से यहाँ हैं। हमने हर संभव कोशिश की है और तुम आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम में ज़रा भी विवेक है तो 1 घंटे में वसंत विहार में मिलो। अर्जू गुप्ता ने बोलने के बाद फ़ोन काट दिया, लेकिन फ़ोन के दूसरी ओर सिया कपूर अर्जू गुप्ता के अचानक फट पड़ने से चौंक गई। तब उसे मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। अर्जू गुप्ता ने जो कहा उसे पूरी तरह समझे बिना उसने जल्दी से जो कर रही थी उसे छोड़ दिया और यश के वसंत विहार की ओर चल पड़ी। जब सभी लोग यश की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे थे, यश इस समय एक अजीब अवस्था में था। वह एक विशाल सफ़ेद दुनिया में था और इस दुनिया में वह अकेला था। कमबख्त, क्या ये सपना है? यश ने अपने आसपास की दुनिया को देखा और सोच में पड़ गया। बेशक किसी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इस तरह यश इस सफ़ेद दुनिया में बिना किसी उद्देश्य के घूमता रहा, इस उम्मीद में कि वह इस दुनिया से बाहर निकल सके। धीरे धीरे यश ने पाया कि इस दुनिया में समय की कोई अवधारणा नहीं है, चाहे वह कितना भी चले। उसके सिर के ऊपर आकाश में बादल हमेशा एक ही आकार के रहते हैं और जमीन पर सड़क अभी भी वैसी ही है जैसी उसने पहली बार देखी थी। ये खोज करने के बाद यश घबरा गया। वह लगातार दौड़ता रहा, इस उम्मीद में कि वह इस दुनिया से भाग सके, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि वह इस अजीब दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता, और उसने ये भी पाया कि इस दुनिया में उसे भूख या थकान नहीं होती। ऐसा लगता था कि हवा और लहरें शांत हैं और उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन यश को लगता था कि वह इस दुनिया में पागल हो जाएगा और वह ऊब से मर जाएगा। इतने पर अडिग यश इस दुनिया में घूमता रहा, इस उम्मीद में कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। पता नहीं वह इस दुनिया में कितने समय तक रहा। यश ने आखिरकार हार मान ली। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। क्या मैं यहाँ फंसकर मर जाऊंगा? यह आखिर क्या जगह है? कोई मुझे बता सकता है? यश ने बेधड़क चिल्लाया।
होस्ट, आप शायद एक भ्रम में फंस गए हैं। लंबे समय बाद एक परिचित आवाज आई। मैं इसे कैसे भूल गया। इस आवाज को सुनने के बाद यश ने अनायास कुछ कहा, फिर अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग में पहुंच गया। तुम अब क्यों निकले? पहले कहाँ गए थे? अपने दिमाग में यश ने इच्छापूर्ति सिस्टम से असंतुष्ट होकर कहा। तुमने मुझसे सक्रिय रूप से संपर्क नहीं किया। तुम्हें अभी भी तर्क मिल रहा है ना? ठीक है, मैं तुम्हें और नहीं छेड़ता। तुमने अभी कहा था कि यह कैसी जगह है। यश ने कहा, यह एक भ्रम है। यह आपके शरीर में किसी ने रखा हुआ एक प्रतिबंध है। जैसे ही आप इस प्रतिबंध को ट्रिगर करते हैं, आप इस भ्रम में खींच लिए जाते हैं और कभी नहीं निकल सकते। मजाक कर रहे हो? कभी नहीं निकल सकते। सटीक रूप से कहें तो आपकी आत्मा होस्ट को नहीं छोड़ सकती, जबकि बाहरी शरीर अभी भी मौजूद है। तुम मुझे कुछ उपन्यासों की कहानी डराने की कोशिश कर रहे हो। यश को इच्छापूर्ति सिस्टम की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो फिर तुम मेरे अस्तित्व को कैसे समझाओगे? इच्छापूर्ति सिस्टम ने पलटकर पूछा। यश चुप हो गया। जब से उसके शरीर में इच्छापूर्ति सिस्टम आया, तब से उसका विश्व दृष्टिकोण लगातार ताज़ा होता रहा। तो मैं कैसे निकलूं? यश ने पूछा। अगर होस्ट केवल अपने आप पर निर्भर करता है, तो वह कभी भी यहाँ से नहीं निकल सकता। बकवास, तुम तो हो ना। होस्ट के अनिरुद्ध अस्तित्व संकट के कारण मैं इस बार होस्ट की इस संकट को हल करने में मदद करूंगा। तो जल्दी करो, यश ने जल्दबाजी में कहा। होस्ट, मेरी बात पूरी होने का इंतजार करो। हालांकि मैं इस संकट को हल करने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे 20% ऊर्जा की जरूरत होगी। 20% यानी 2 इच्छा अंक। तुम आग का फायदा उठा रहे हो, यश ने दुखी होकर कहा। होस्ट, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ, तो अगर तुम गाड़ी में तेल नहीं डालते तो क्या वह चलेगी? यश, इस तरह यश ने 2 इच्छा अंकों को ऊर्जा बिंदुओं में बदल दिया। जब यश ने बचे हुए 18,493/100 इच्छा मूल्य को देखा तो उसे थोड़ा दुख हुआ। उसने इतनी मेहनत से तरबूज उगाए थे और रातों रात मुक्ति से पहले की स्थिति में वापस आ गया। और जैसे ही यश ने 20% ऊर्जा बदली, उसके सिर के ऊपर से एक नीली रोशनी निकली और फिर इस दुनिया के सफ़ेद आकाश पर बमबारी की। इसके बाद ये सफ़ेद दुनिया उस नीली रोशनी से टकराए आकाश से धीरे धीरे गायब होने लगी। माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। याद रखना, माँ ने क्या कहा, तुम्हें खुश रहना होगा। आत्मा की दुनिया के अपने नियम हैं, ये बच्चा यहाँ नहीं रह सकता। भाई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे छोड़ दो, वह तुम्हारा अपना भतीजा है। तुम चाहती हो कि मैं और क्या करूँ? मैंने तुम्हें इतने सालों तक ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुमने इस दुनिया में किसी के साथ बच्चा पैदा किया है। क्या तुम इतनी भटक गई हो? भाई, अगर तुमने तियन को चोट पहुंचाई तो मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगी। बहन, तुमने कौन सी जादुई औषधि खा ली है? अगर कबीले के लोगों को इस बच्चे के अस्तित्व का पता चला तो तुम्हें जला दिया जाएगा। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मुझे इसकी परवाह नहीं है। याद रखना, अपने अतीत को मत ढूंढना, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही ये दुनिया गायब हुई, यश के सामने एक के बाद एक तस्वीरें उभरने लगीं, जो उस समय यश के साथ हुई टुकड़े टुकड़े की यादें थीं। जब सिया कपूर यश के वसंत विहार पहुंची तो उसने वहां मौजूद सभी लोगों को देखा और उसका दिल धक से रह गया। यश को क्या हुआ? सिया कपूर ने जल्दबाजी में पूछा। सिया कपूर के सवाल पर सभी लोग थोड़ी देर के लिए चुप रहे, और सुमन मेहरा और यशिका शर्मा भी सिया कपूर को बार बार देख रही थीं। हालांकि दोनों एक दूसरे को देख रही थीं, लेकिन उनके उद्देश्य पूरी तरह से अलग थे। किसी कारण से यश स्वयं को बंद कर रहा है और जागना नहीं चाहता। ये तीसरा दिन है, विक्रम मल्होत्रा ने सबसे पहले बोला। क्यों? मैंने उसे पहले देखा था। सिया कपूर के बोलने से पहले अर्जू गुप्ता ने बीच में टोक दिया। वह 3 दिन पहले की बात थी। अर्जू गुप्ता की बात सुनकर सिया कपूर कांप उठी। सिया कपूर के स्तब्ध चेहरे को देखकर अर्जू गुप्ता को लगा कि वह थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए उसने शांत होकर कहा, डॉक्टर ने कहा कि यश को अब हमें जगाना होगा, लेकिन हमने हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये तुम पर निर्भर है। मुझे क्या करना चाहिए? सिया कपूर ने सिर उठाकर दृढ़ता से पूछा। बस उसे तुम दोनों के बीच की परिचित चीजों के बारे में बताओ और उसे जगाने की कोशिश करो, विक्रम मल्होत्रा ने समझाया। यश के कमरे में सिया कपूर ने बिना हिलते दुलते लेटे हुए यश को देखा। उसका दिल दुखने लगा, उसकी आंखों के कोने लाल हो गए और पछतावे के साथ आंसू उसकी आंखों से लुढ़क गए। यश, मैं गलत थी, मैं बहुत स्वार्थी थी, मैं हमेशा तुम्हारी मेरे प्रति दयालुता को हल्के में लेती थी। उस रात जब तुमने मेरे लिए वह पौराणिक गाना गाया था, मैंने अपने दिल में कहा था, सिया कपूर, क्या यही वह प्यार नहीं है जिसका तुम इतने सालों से इंतजार कर रही थी? लेकिन जब मैंने उस रात तुम्हें किसी दूसरी औरत को गले लगाते देखा तो मेरा दिल वाकई टूट गया। मुझे नहीं पता कि कब से मैं तुम्हारी आदत पड़ गई थी। मैं इस दुनिया के साथ समझौता करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि हर बार जब मैं खतरे में होती थी तुम हमेशा मेरे सामने प्रकट हो जाते थे। सिया कपूर ने अपने दिल की सारी बातें यश को बता दीं।
उसे यह नहीं पता था कि यश की पलकें अनियंत्रित रूप से फड़क रही थीं। यश, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम जाग गए तो मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी और न ही तुम पर नखरे दिखाऊंगी। बस जाग जाओ, सिया ने चिंतित होकर रोते हुए कहा। लेकिन यश अभी भी बिस्तर पर बिना हिले डुले लेटा रहा। सिया कपूर ने अभी भी बिना हिले डुले यश को देखा, अपने गालों पर आंसुओं को छुआ, फिर सिर झुकाया और यश के होठों को चूमने लगी। जैसे ही सिया कपूर यश को चूमने वाली थी, यश ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं और सिया कपूर भी यश के अचानक आंखें खोलने से चौंक गई। आह! लेकिन जैसे ही सिया कपूर चिल्लाई, यश ने एक हाथ से सिया कपूर को दबोच लिया। सिया कपूर का मुंह यश के मुंह के साथ सबसे अंतरंग संपर्क में आ गया। सिया कपूर ने कमजोर संघर्ष किया, उसकी दोनों भुजाएं यश के सीने पर बेकार में मार रही थीं। लंबे समय बाद यश ने अपनी बाहें छोड़ी और सिया कपूर ने घबराहट में अपने होंठ पोंछे। दूसरी ओर यश ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने होंठ चाटे, बहुत आनंदित भाव दिखाते हुए। तुम बड़े बदमाश हो, सिया कपूर ने गुस्से और शर्मिंदगी में ये कहकर कमरे से बाहर भाग गई। अरे भागो मत! यश बिस्तर से उतरकर उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन पाया कि उसका दाहिना हाथ अभी भी ग्रिप पर था। कमरे से भागी सिया कपूर सीधे नीचे चली गई। क्या हुआ? यश का क्या हाल है? सिया कपूर को लजाते हुए देखकर सभी ने पूछा। खुद जाकर देख लो, सिया कपूर ने सभी की उत्सुक नजरों को देखकर अनायास कहा। लेकिन बोलने के बाद उसे अभी की घटना याद आई और उसने अपना चेहरा ढक लिया और चली गई। सिया कपूर के व्यवहार से सभी बहुत उलझन में थे, लेकिन उनकी उलझन के बीच यश की आवाज आई। तुम सब यहाँ हो? सभी ने मुड़कर दूसरी मंजिल पर खड़े यश को देखा। यश, बॉस, दूसरे भाई यश। भीड़ की सारी भावनाएं इस चीख में समा गईं। क्या? मैं 3 दिन और 3 रातों तक कोमा में था। कंपनी को भी खत्म कर दिया गया। लिक्कू, तुमने राठौर परिवार की सारी अंधेरी व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंका। सभी की रिपोर्ट सुनने के बाद यश आश्चर्य में पड़ गया। हाँ बॉस, राठौर परिवार अब हमारे साथ युद्ध में है। सतह पर हमारी सभी कंपनियों को बंद कर दिया गया है। हालांकि मैंने इसका सामना करने की पूरी कोशिश की है। राठौर परिवार की डेक्कन सिटी में सरकारी क्षेत्र में गहरी जड़ें हैं। हालांकि हमारी कंपनी में कुछ गलत नहीं है, लेकिन उनके पास विभिन्न कारणों से हमारी कंपनी को 1 साल तक के लिए टालने में कोई समस्या नहीं होगी, विक्रम मल्होत्रा ने कहा। 1 साल तक के लिए बंद करना? मैं इसे पूरी तरह बंद कर दूंगा, यश ने हंसते हुए कहा। यश के लापरवाह रवैये को देखकर विक्रम मल्होत्रा को सिरदर्द होने लगा। बॉस, क्या आप जानते हैं कि 1 साल तक बंद करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम हर दिन भारी नुकसान की स्थिति में हैं। 1.5 साल हमें खा जाएगा। ऐसा है? यश ने सिर उठाकर बाकियों से पूछा। ये देखकर बाकी लोगों ने अनायास सिर हिलाया। हाय, मैं इसे बड़ी बात समझ रहा था। विक्रम, कुल मिलाकर कितना नुकसान हो सकता है? यश ने कहा। विक्रम मल्होत्रा ने लापरवाही से कहा, 1 साल में कुल मिलाकर लगभग 700 अरब का नुकसान और 1.5 साल में लगभग 450 अरब। अगर सबसे खराब स्थिति में 2 साल की गणना करें तो नुकसान लगभग 1800 अरब है। विक्रम मल्होत्रा का जवाब सुनकर सभी ने गहरी सांस ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नुकसान इतना बड़ा होगा। सभी के आश्चर्य भरे चेहरों को देखकर विक्रम मल्होत्रा ने फिर कहा, उपरोक्त नुकसान केवल वास्तविक नुकसान है, इसमें संभावित नुकसान शामिल नहीं है। मॉल एक युद्ध क्षेत्र की तरह है और आसपास के सभी भेड़िए हम पर काटने के लिए आ सकते हैं। तब ये नुकसान अनुमान योग्य नहीं होगा। आखिरकार ये सब पैसे की बात है ना? यश ने निष्कर्ष निकाला। अगर आप इसे इस तरह कहना चाहते हैं तो ये सही है। यह आसान है मेरे लिए, जब तक ये पैसे की बात है यह कोई समस्या नहीं है। मैं इच्छा समूह के प्रत्येक कर्मचारी को एक बार में 1 साल की तनख्वाह देने के लिए 2000 अरब और दूंगा। भले ही आपको अन्याय हो, कर्मचारियों को अन्याय नहीं होना चाहिए, यश ने सीधे कहा। बॉस, क्या आप पागल हो गए हैं? विक्रम मल्होत्रा ने चिल्लाकर कहा। भीड़ भी अवाक थी। पागल? यश ने सिर हिलाया और कहा, जब सिर पर धमकाया जा रहा हो तो मैं उन्हें हमारी इच्छा को धमकाने का परिणाम दिखाऊंगा। चूंकि डेक्कन सिटी में मामला पहले रुका हुआ है, मैं अपनी इच्छा को कहीं और उतारूंगा। मैं 5000 अरब और दूंगा। यूवी, इस महीने देश में बिकने वाली सारी जमीन ले लो, एक टुकड़ा भी नहीं छूटना चाहिए। अगर पर्याप्त न हो तो मुझे सूचित करो। विक्रम, मैं तुम्हें 5000 अरब और देता हूं ताकि डेक्कन सिटी और अन्य क्षेत्रों में राठौर परिवार के व्यवसाय को जहां तक हो सके दबाया जाए या अधिग्रहण किया जाए। संक्षेप में, मैं चाहता हूं कि राठौर परिवार को व्यवसाय की दुनिया से हटा दिया जाए। लक्ष्य शेट्टी, मैं तुम्हें भी 5000 अरब देता हूं। लोग मौजूदा सुरक्षा कंपनी के लोग हैं। मेरा अनुरोध है कि राठौर परिवार की सारी अंधेरी भूमिगत ताकतों को खत्म कर दिया जाए। यश ने दबंग तरीके से तैनाती की। यश की तैनाती सुनकर मौके पर मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने लोगों पर पैसे उछालते देखा है, लेकिन इतना गंभीर कुछ नहीं देखा। क्या मेरी बात नहीं सुनी?
भाई, मुझे तुम्हारा ये दबंग अंदाज बहुत पसंद है, युवराज सिंह ने कहा। समझ गया, लक्ष्य शेट्टी ने सिर हिलाया। मुझे कहना होगा, बॉस, आपके साथ काम करना मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। विक्रम मल्होत्रा ने अपने माथे के बीच के बालों को समेटते हुए कहा। तो मैं क्या करूं? अर्जू गुप्ता चिंतित हो गया। क्या तुम्हारी कंपनी बंद नहीं हुई? यश ने कहा। वे बंद क्यों नहीं हुए? उन्हें पूरी दुनिया से प्रतिबंधित कर दिया गया है और उनके द्वारा निर्मित सभी फिल्में और टीवी शो को प्रसारण ब्यूरो ने वापस बुला लिया है। अर्जू गुप्ता ने कहा, ये सरल है, जब वापस बुलाया जाए तो उसे बदल दो और बदलने के बाद भेज दो। अगर यह नहीं बनता तो कुछ सबूत इकट्ठा करो और प्रसारण ब्यूरो पर मुकदमा कर दो। इस मुकदमे के लिए जितना पैसा चाहिए उतना खर्च करो और बंस को भाप देने के लिए नहीं बल्कि प्रतिष्ठा के लिए लड़ो। जहां तक इच्छा कंपनी को अवरुद्ध करने की बात है, विक्रम तुम्हारी मदद करेगी और उनके स्टॉक को सिकोड़ दो। यश ने शांति से कहा। बॉस, तुम बहुत बुरे हो, तुम पूरी दुनिया से दुश्मनी करने जा रहे हो। युवराज सिंह कूद पड़ा, मानो दुनिया में अराजकता न होने का डर हो। सब कुछ हो गया, जाओ और आसपास की वसंत विहार को व्यवस्थित करो और यहीं रहो। अगर बाहर जाना हो तो तेजस या ध्रुवा को साथ ले जाना। विशेष समय में सावधान रहो कि दीवार पर न कूद पड़ें। यश ने कहा। चलो, हमने कमरा चुन लिया, युवराज सिंह चिल्लाया और सबसे पहले चला गया। बाकी लोग, विक्रम मल्होत्रा सहित, भी तितर-बितर हो गए। अब हॉल में केवल सुमन मेहरा, यशिका शर्मा और रिया कपूर बची थीं। रिया, चलो बाकियों की सफाई में मदद करते हैं। सुमन मेहरा ने एक बहाना ढूंढकर रिया कपूर को बुला लिया। दूसरे भाई, सभी के चले जाने के बाद यशिका ने लाल आंखों से पुकारा, यशी। यश ने यशिका को अपनी बाहों में ले लिया। पहली बार 20 साल से ज़्यादा समय में यश ने अपने रिश्तेदारों की देखभाल का आनंद लिया। मुझे घर की स्थिति के बारे में बता, यश ने उत्सुकता से कहा। यशिका शर्मा ने शांत होकर कहा, भाई अब सबसे युवा मेजर जनरल हैं और परिवार में सबसे होनहार हैं। बेशक, मैं शर्मा परिवार की सबसे प्यारी छोटी राजकुमारी हूँ, लेकिन जब से माँ और तुम गायब हुए, पिताजी हमेशा उदास रहते हैं। उन्होंने अपनी सारी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और सारा दिन पुराने आंगन में रहते हैं, बाहर निकलने को तैयार नहीं। तुमने परिवार कहा, शर्मा परिवार में और कौन है? यश ने कुछ नोटिस किया। दादाजी अभी जीवित हैं और पिताजी के 2 भाई और एक छोटी बहन हैं। पिताजी सबसे बड़े हैं। अरे, उनकी बात मत करो, वे हमेशा पिताजी को तंग करते हैं। मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती। यशिका ने मुंह बनाया और शर्मा परिवार के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहा। यश ने यशिका के रवैये से जान लिया कि उनकी नस्ल परिवार में बहुत लोकप्रिय नहीं थी। ठीक है, इस बारे में बात नहीं करते। अब से मेरे साथ रहो, जो चाहे खरीद लूंगा। यश ने यशिका को प्यार से देखा। क्या ये वही दूसरा भाई है जिसका तुमने जिक्र किया था? यशिका ने सिर उठाकर चालाकी से यश को देखा। बेशक, यश ने सिर हिलाया। तो मुझे अपनी महिंद्रा मोटर्स उधार दे दो। पता चला कि यशिका ने यश की महिंद्रा मोटर्स पर पहले से ही नज़र रखी थी। ले लो और चला लो। उधार की क्या बात, वैसे मुझे अपना कार्ड नंबर भेज दे। यश एक शक्तिशाली लड़की बनना चाहता था। यशिका ने मुस्कुराकर यश को अपना कार्ड नंबर बताया। थोड़ी देर बाद यशिका का टेक्स्ट मैसेज नोटिफिकेशन टोन जोर से बजा। 5 करोड़। यशिका ने टेक्स्ट मैसेज देखा और विश्वास नहीं कर पाए। ले लो और जो चाहे खर्च करो, और अगर कम पड़ जाए तो मुझसे मांग लेना, यश ने जोश में कहा। दा। यशिका ने उत्साह से यश को गले लगाया और चूमा, फिर यश की गाड़ी की चाबियां उठाकर बाहर भागी। भाई, मैं बाहर जाकर दिखावा करने जा रही हूँ। यशिका पहले ही बाहर भाग चुकी थी। फिर उसने सिर वापस कमरे में लाया और यश से कहा। जब तक वसंत विहार में केवल यश अकेला नहीं रह गया, तब तक यश ने अपनी पहले की मुस्कान को हटा लिया। इस समय यश को मोटे तौर पर याद आ गया कि उसकी माँ के गायब होने का कारण तथाकथित आत्मा की दुनिया से संबंधित था। माँ, मैं आपको जरूर ढूंढूंगा, यश ने चुपके से कसम खाए। इस समय यश का फोन बजा। यश ने देखा कि यह एक अपरिचित नंबर था, लेकिन उसने कनेक्ट बटन दबा दिया। हेलो यश, मैं यशिका सेन हूँ। सिया को कुछ नकाबपोश लोगों ने ले लिया। फोन के दूसरी ओर से यशिका सेन की चिंतित आवाज आई। क्या? यश अचानक खड़ा हो गया। मैं अभी सिया को गाड़ी से लेने गई थी, लेकिन जैसे ही हम सूरज टावर के भूमिगत पार्किंग लॉट में पहुंचे, कई नकाबपोश लोग बाहर निकले और सिया को ले गए। अब क्या करना चाहिए? क्या मुझे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए? यशिका सेन ने कहा। तुम पहले पुलिस को फ़ोन करो और मैं यहाँ समाधान ढूंढता हूँ। वैसे तुम ठीक हो ना? यश ने शांति से कहा। मैं ठीक हूँ, तो मैं पहले पुलिस को फ़ोन करती हूँ। ये कहकर यशिका सेन ने फ़ोन काट दिया। क्या ये राठौर परिवार है? यश ने फुसफुसाया। फिर उसने भाई लक्ष्य शेट्टी को फ़ोन किया और 1 मिनट के भीतर लक्ष्य शेट्टी आ गया। लक्ष्य शेट्टी ने उदास यश को देखा और अनायास कहा, क्या हुआ भाई यश?
सिया कपूर को अभी सूरज टावर के पार्किंग लॉट में कुछ नकाबपोश लोगों ने ले लिया। राठौर परिवार, लक्ष्य शेट्टी ने टटोलते हुए पूछा। पता नहीं, मैं तुम्हें 3 घंटे देता हूं डेक्कन सिटी को उलट-पुलट करने के लिए। अगर सिया कपूर के बारे में कोई खबर नहीं मिली तो मेरे साथ राठौर हवेली चलो, यश ने गहरी आवाज में कहा। वास्तव में यश को नहीं पता था कि इस समय वह पहले से ही एक निर्विवाद उच्चतर व्यक्ति की आभा रखता था। मैं अभी जाता हूं, लक्ष्य शेट्टी ने सहमति दी और चला गया। अगले 3 घंटे डेक्कन सिटी में 3 काले घंटे थे। ये कहा जा सकता है कि डेक्कन सिटी की गलियों और नुक्कड़ों को इच्छा सुरक्षा लिमिटेड के लोगों ने पूरी तरह से छान मारा और प्रमुख ताकतें इच्छा के लोगों के अपने क्षेत्र में खोज करने के व्यवहार से खुश नहीं थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी कार्रवाइयों को मौन सहमति दे दी, क्योंकि वे अब यश के साथ सीधे टकराव करने को तैयार नहीं थे। एक जर्जर एकल परिवार के आंगन के अंदर पता चला उस युवक ने इतना हंगामा क्यों मचाया। एक बूढ़ा व्यक्ति एक बेंत की कुर्सी पर लेटा हुआ था और आंखें बंद किए हुए था। किसी ने यश की औरत सिया कपूर को अगवा कर लिया, इसलिए उसने ऐसा किया, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बोला। राठौर परिवार के उस युवक ने क्या किया? बूढ़े ने आंखें खोलीं और पूछा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और बोला, मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यश को लगता है कि यह राठौर परिवार ने किया है। लल्लू, हमारे लोगों को भेजो ये पता लगाने के लिए कि वह लड़की कहाँ है। बूढ़े ने कहा। मास्टर चेतन, क्या आपने नहीं कहा था कि हम दोनों के बीच के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते? ललित जोशी नामक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने संदेह से पूछा। अंतर्जनन से, शायद इसलिए कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं हमेशा अपने लिए कुछ रास्ता छोड़ना चाहता हूं। बूढ़े ने फिर से आंखें बंद कर लीं। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति असमंजस में था। उसे समझ नहीं आया कि सामने बैठे बूढ़े का क्या मतलब है, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया और पीछे हट गया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चले जाने के बाद बूढ़े ने फिर से आंखें खोलीं और अपने आप से बोला, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए बचा सकता हूं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। बोलने के बाद बूढ़े को अचानक खांसी शुरू हो गई। बूढ़े ने दर्द में एक रुमाल निकाला और अपने मुंह को ढक लिया। थोड़ी देर बाद बूढ़े की खांसी रुकी और उसने रुमाल हटाया, लेकिन रुमाल खून से लाल हो गया था, जो धूप में इतना चमकदार और चकाचौंध करने वाला लग रहा था। 3 घंटे बाद लक्ष्य शेट्टी उदास चेहरे के साथ यश के पास आया और फुसफुसाया, भाई यश नहीं मिला। हालांकि यश ने पहले से ही इसकी उम्मीद की थी। इस अवधि के दौरान डेक्कन सिटी में सिया कपूर पर हमला करने की हिम्मत करने वालों ने जरूर सावधानीपूर्वक योजना बनाई होगी और यश के लिए इसे ढूंढना इतना आसान नहीं था। इस तरह की मानसिक तैयारी के बावजूद यश को ये परिणाम स्वीकार करना अभी भी मुश्किल लगा। ध्रुवा को बुलाओ और मेरे साथ राठौर परिवार के युवा मास्टर से मिलने चलो। आज का कहानी का सफर यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कारनामों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूले।